व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया का डेवलपमेंट स्टेज एट द टाइम इन बिटवीन द टाइम 1950 टू 1990। मैंने आपको एग्रीकल्चर बिल्कुल अच्छे से समझाया, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी हम लोगों ने बात करी, जिसके अंदर हम लोगों ने मेनली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को देखा। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, दैट इज़ द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। क्या था, कैसे होता था, क्यों करा गया था, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ इसी चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे और हमारा शुरू हो जाएगा फिर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज LPG। लेट्स बिगिन। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं मेजर फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो देखो, आज आप लोग एक काम करना, रिवीजन कर लेना एग्रीकल्चर का भी और साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी। अब तीसरा हम लोग करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ, देखो फॉरेन ट्रेड में आता क्या क्या है। सबसे पहले फॉरेन ट्रेड कवर्स ऑल द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम एंड टू इंडिया। हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्या बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर देते थे ड्यूटी फ्री और वहाँ से इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स। अल्टीमेटली हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत स्ट्रिक्ट कंपटीशन मिला, जिस वजह से उनका बिल्कुल खत्म होता चला गया प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि इंडियन तो हैंडीक्राफ्ट्स फेमस थे, वो हाथों से बनते थे, टाइम टेकिंग थे, एक्सपेंसिव थे। लेकिन ब्रिटिशर्स लाते थे मशीन मेड प्रोडक्ट्स, बने बनाए, सस्ते पड़ते थे, मशीनों से बनाते थे, जल्दी अवेलेबल हो जाता था बहुत सारा स्टॉक। तो कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट्स की जो डिमांड थी वो कम होती चली गई। अब इंडिया में ऐसी क्या पॉलिसी अपनाई जाए, जब हम प्लानिंग करने लगे 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, तो 51 से 1990 के बीच में फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड क्या करा जाए, ये गवर्नमेंट ने सोचना शुरू करा। गवर्नमेंट के दिमाग में एक ही बात थी कि वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर पाए। ये पॉइंट ध्यान रखना, गवर्नमेंट के माइंड में क्या था कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाना है। अब उनको बचाने के लिए एक पॉलिसी लाई गई जिसका नाम क्या रखा गया, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन नाम में ही है, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करना। इंपोर्ट मतलब जो हम बाहर से प्रोडक्ट्स बना रहे थे, मंगा रहे थे, उनको सब्सटीट्यूट करो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, कि क्यों ना हम वो सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में ही प्रोड्यूस करें जो हम बाहर से अभी तक क्या कर रहे थे, इंपोर्ट नहीं करने हैं और इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन करना है। पॉलिसी में क्या दिया गया, To be self-reliant, self-dependent, India followed the policy of replacing imports by domestic production. इंडिया ने फॉलो करी पॉलिसी कि हम लोग इंपोर्ट को रिप्लेस कर देंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। This was known as inward looking trade strategy. इसको क्या बोला गया, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होता है कि अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाना, अपने कंट्री के अंदर सोच के चलना। एक्सपोर्ट होगा या नहीं होगा इस पे ध्यान ही नहीं दिया गया। ध्यान किस पे दिया गया, सिर्फ इंटरनल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाना। ठीक है, उसके बाद द मेन एम, क्या मकसद था, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ताकि उन्हें बाहर से कंपटीशन ना मिले, उन लोगों की एक तरीके से डिमांड ना खत्म हो जाए, प्रोडक्ट बनाएं तो बिके, हम लोगों को कुछ ना कुछ हमारे प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट हो। ये मेन एम था। उसके साथ साथ दो और ऑब्जेक्टिव्स थे। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? सबसे पहला तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचाना, क्योंकि अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो जाते हैं, हमें पेमेंट करना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज में, तो हमारे रिजर्व्स जाते हैं तो हमारा जो इंडियन रुपी है वो वीक होता है। वीक होगा तो हम लोग इंडिया में अल्टीमेटली दूसरी करेंसीज हमें बहुत महंगी पड़ेंगी। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने मैक्रो में मेरा फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा है तो आपको वहाँ समझा होगा ये बात कि फॉरेन एक्सचेंज कितना इंपॉर्टेंट है। और फॉरेन एक्सचेंज अगर किसी कंट्री का, किसी भी कंट्री के लिए बाहर का कोई भी करेंसी अगर महंगा पड़ रहा है तो हमारी करेंसी की वैल्यू वीक होती जा रही है। हमें कोशिश करनी है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का रिजर्व आए, ना कि हम लोग यहाँ से रिजर्व दे दें। हमें रिजर्व कलेक्ट करना है। वो कब कलेक्ट होता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, वहाँ से रिजर्व आएगा। अगर इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास से जाएगा रिजर्व, पैसा जाएगा, हमें बचाना है। इसीलिए इंपोर्ट को रोका जा रहा था, टू प्रोटेक्ट, टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। और सेल्फ रिलायंस बने हम। सेल्फ रिलायंट का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बने, हम प्रोडक्शन करें बढ़िया तरीके से, उसको बाहर भी बेचेंगे लेकिन प्रोडक्शन तो करो। अगर आप सब कुछ इंपोर्ट कर लोगे तो गड़बड़ है। तो इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करा गया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लाया गया। नाम क्या रखा पॉलिसी का, द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। अब गवर्नमेंट किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती थी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, हाउ गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक इंडस्ट्री। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, कैसे बचाया। गवर्नमेंट दो चीजें लेके आई, टैरिफ्स और कोटास। टैरिफ्स का मतलब ध्यान रखना, टैक्सेस।
गवर्नमेंट ने हैवी टैक्सेस लगा दिए इंपोर्ट के ऊपर कि अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको इतना हैवी टैक्स देना पड़ेगा। अब मना तो करा नहीं जा सकता किसी को भी, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं इनफैक्ट, तो हमें ये नहीं कहा जा सकता कि आप ये काम नहीं कर सकते, सबको फ्रीडम है काम करने की। अब तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ने क्या करा, हैवी टैक्सेस अप्लाई कर दिए, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए कि अगर आप इंपोर्ट करोगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्सेस की वजह से सामान महंगा होने लगा, इंपोर्ट अगर करते हो तो बहुत महंगा पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट लोगों ने करना कम करा, इंपोर्ट को डिस्करेज करा गया, इंपोर्ट को हटाया गया, वो सामान इंडिया में बनने लगा तो इंडियन प्रोड्यूसर्स को कुछ बेनिफिट भी दिखने लगा कि हाँ चलो ठीक है यार, सामान बनाएंगे तो बिक भी रहा है। अगर सब इंपोर्ट हो जाता तो बहुत कंपटीशन मिलता था और हैंडमेड प्रोडक्ट्स आपको पता है वो उस क्वालिटी को मैच नहीं कर सकते। तो टैरिफ्स के थ्रू, हैवी टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट ने कोशिश करा कि हम इंपोर्ट को बिल्कुल बंद करें। उसके साथ साथ कोटाज का मतलब होता है लिमिट लगाना, लिमिट रेस्ट्रिक्शंस मींस कि हम लोग एक लिमिट सेट कर देंगे कि आप इंपोर्ट करो और बस एक फिक्स्ड नंबर में करो, इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो बस एक फिक्स्ड नंबर में करना है कि सपोज हमने कह दिया कि अगर आप कोई पर्टिकुलर मशीनरी मंगा रहे हो तो 10 यूनिट्स इंपोर्ट कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो टैक्सेस के साथ साथ, टैरिफ्स के साथ साथ कोटाज, लिमिट्स, रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए ताकि हम इंपोर्ट को बिल्कुल बंद कर सकें। समझ रहे हो, ये दो चीज़ें। अब ये डिफाइन करने के लिए भी आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सेस या टैरिफ्स एंड कोटाज। तो टैरिफ में क्या होगा, टैक्सेस लगाए जाएंगे और कोटाज में रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, लिमिट, नंबर पे। कॉन्क्लूड अगर मुझे करना हो, अगर मुझे चैप्टर को कॉन्क्लूड करना हो या तीनों सेक्टर को कंपेयर करना हो तो तीनों के क्या क्या कॉन्क्लूजन्स निकल के आए। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन प्लेड अ मेजर रोल। ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक बहुत मेजर रोल प्ले करा जिस वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हम लोग सरप्लस मार्केटिंग करने लगे, हम लोग बाहर भी बेचने लगे, फार्मर का आउटलुक चेंज हो गया फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू अल्टीमेटली कमर्शियल, बहुत कुछ बदल गया। ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफ़ी बेनिफिट करा। उसके साथ साथ जो लैंड रिफॉर्म्स हुए, उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करा, उसके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला। बट स्टिल ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं था, जमींदारी सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देखने को मिला बट 100% सक्सेसफुल नहीं था। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने एक अच्छा रोल प्ले करा, गवर्नमेंट ने काफ़ी बढ़िया रोल निभाया। ऑल्दो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपेंड हुआ बट स्टिल जो परफॉर्मेंस थी हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की, PSUs की, वो इतनी बेटर नहीं थी। आपको भी पता है आज के टाइम में भी अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को देखते हो, पब्लिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देखते हो, गवर्नमेंट ऑफिसेस को देखते हो, तो उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं है। हाँ, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे को कोई डाउट नहीं है उसमें, बट स्टिल कहीं ना कहीं ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिशन या आप बोल सकते हो अदर रीजंस की वजह से इस फेस में 1951 से 1990 वाले फेस में जो हमारी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट उनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। फॉरेन सेक्टर की बात करें तो हम लोगों का जो अप्रोच रहा वो हमेशा से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाना रहा कि हम लोग किसी तरीके से हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचा लें, हम लोग अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर लें। बट कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी तो ज़रूरी होता है। एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो कंट्री का गुडविल, रेपुटेशन, पैसा आता है बाहर से, आपका करेंसी स्ट्रांग होता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है एक्सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी था। तो गवर्नमेंट ऑफर कर सकता था एक्सपोर्ट प्रमोशन, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं करा। गवर्नमेंट ने क्या करा, अल्टीमेटली इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एक जो पॉलिसी था उसने हेल्प करी समहाउ, बट अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन होता तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता था। तो यानी कि इस फॉरेन ट्रेड में भी इंडिया फेल्ड टू डेवलप स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट बेस नहीं बना पाए, सिर्फ अपने डोमेस्टिक को बचाते रह गए, रादर देन हमारा एक्सपोर्ट हमने प्रोटेक्ट ही नहीं करा, हमारा एक्सपोर्ट हमने प्रमोट ही नहीं करा। तो इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना कुछ होने के बाद भी 1951 से 1990 40 ईयर्स के पीरियड में गवर्नमेंट को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली, बहुत कुछ नया सीखने को मिला और इससे एक नया रेवोल्यूशन निकल के आया, एक नया फेस निकल के आया, जिससे हमें देखने को मिले द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसके बाद गवर्नमेंट नए रिफॉर्म्स लेके आया, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसमें हमें 3 एलिमेंट मेन देखने को मिले, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इन्होंने 1991 के बाद पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया कंट्री का। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, हमारा एक्सपोर्ट, हमारा ट्रेड, हमारा सिस्टम, हमारे फॉरेन रिजर्व्स, काफ़ी कुछ बदलाव हमें देखने को मिले जो कि हम पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप लोग इंडियन इको का सिस्टम समझ रहे हो, अब समझ आ रहा है। सबसे पहले इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्सप्लॉइट करा,
जब हमें फ्रीडम मिला, फ्रीडम मिलने के बाद इन 40 सालों में जब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करी, तो प्लानिंग कैसे करी हमने, किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेन ट्रेड में क्या काम करा। उसके बाद 40 साल में जो गलतियां हुई उससे सीखा, और सीखने के बाद फिर अब गवर्नमेंट लेके आया द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है, और उस चैप्टर को कोशिश करूंगा मैं मैक्सिमम, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 3 क्लासेस में कंप्लीट कर दूं, और इसी के साथ पहला यूनिट भी कंप्लीट, तो 2 यूनिट बचेंगे, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। आज के लिए इतना ही। दिस इज इट फॉर टुडे। होपफुली यू गाइज लाइक द वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से पढ़ते रहो यार, और सबके साथ शेयरिंग करते रहना। थैंक यू सो मच।